इस खास बातचीत में आप सबका स्वागत है। आज हम राजनीति सिद्धांत की किताब से एक बहुत ही दिलचस्प अध्याय पर बात करने वाले हैं, नागरिकता यानी सिटीजनशिप। हमारे पास इस अध्याय के कुछ अहम हिस्से हैं और इनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई आज नागरिकता का सही मतलब क्या है। ये जो पूर्ण और समान सदस्यता की बात होती है ना, इसमें क्या बहसें चल रही हैं, नागरिक और राष्ट्र का आपस में क्या रिश्ता है, और क्या वाकई में एक वैश्विक नागरिकता जैसी कोई चीज मुमकिन है। देखिए, शुरुआत करते हैं नागरिकता की जानी मानी परिभाषा से। सीधी सी बात है, किसी राजनीतिक समुदाय मतलब किसी देश की पूरी और बराबर की मेंबरशिप। बिल्कुल। पर इसका असली वजन तब महसूस होता है जब हम उन हजारों लाखों लोगों के बारे में सोचते हैं जो या तो शरणार्थी हैं, हाँ, या फिर राज्य विहीन है, मतलब जिनके पास किसी देश की नागरिकता ही नहीं है। और कोई देश उन्हें अपनाने को तैयार नहीं है। हाँ, और वो बेचारे बिना किसी सुरक्षा, बिना किसी अधिकार के एक असुरक्षित जिंदगी जी रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये जो राज्यविहीन या स्टेटलेस होने की स्थिति है ना, ये बहुत ही भयानक है। आप सोचिए, किसी को कोई कानूनी पहचान ना मिले, कहीं आने जाने की, काम करने की, या मान लीजिए अपने बच्चों को पढ़ाने तक का अधिकार ना हो। फिलिस्तीनी शरणार्थियों का जो इतना लंबा संघर्ष है, वो इसी पहचान और इन्हीं अधिकारों के लिए तो है। तो ये जो पूर्ण और समान सदस्यता है, ये सिर्फ किताबी शब्द नहीं है। ये तो इंसान की गरिमा और उसकी सुरक्षा की एकदम बुनियाद है। तो फिर ये पूर्ण और समान सदस्यता मिलती कैसे है? किताब बताती है कि आज के दौर में ये जो राष्ट्र राज्य हैं, नेशन स्टेट्स जिन्हें कहते हैं, हाँ, वो अपने नागरिकों को एक खास पहचान देते हैं। जैसे हम भारतीय हैं, कोई जापानी है, कोई जर्मन, और साथ ही कुछ बुनियादी अधिकार भी देते हैं। जैसे वोट डालने का हक है ना, अपनी बात कहने की आज़ादी, या अपने धर्म को मानने की स्वतंत्रता। और ये भी उम्मीद की जाती है कि भाई जरूरत पड़ने पर राष्ट्र अपने नागरिकों की मदद करेगा, उनकी सुरक्षा करेगा। हाँ, और ये अधिकार भी देखिए हर देश में थोड़े अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब जगह बिल्कुल एक जैसे हों। हाँ, लेकिन ज्यादातर जो लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ सामाजिक आर्थिक अधिकार भी शामिल होते हैं। अच्छा, जैसे काम करने का अधिकार, या कम से कम मजदूरी पाने का हक, या शिक्षा का अवसर। असल में देखा जाए तो अधिकारों और सम्मान में बराबरी, यही नागरिकता का मूल तत्व है। लेकिन ये अधिकार ऐसे ही थाली में सजे हुए तो नहीं मिल गए होंगे ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन अधिकारों के पीछे तो बड़े लंबे संघर्षों की कहानी है। हाँ, बहुत लंबे। कभी राजाओं के खिलाफ लड़ाई हुई, जैसे फ्रांस की क्रांति में सुनते हैं। बिल्कुल। तो कभी औपनिवेशिक ताकतों के खिलाफ, जैसा भारत में हुआ, अफ्रीका के देशों में हुआ। उनके स्वतंत्रता संग्रामों में समान नागरिकता की मांग तो आजादी की लड़ाई का एक बहुत अहम हिस्सा थी। हाँ, और दक्षिण अफ्रीका का उदाहरण तो इसमें बहुत ही साफ है। वहाँ अश्वेत लोगों को, मतलब काली चमड़ी वाले लोगों को, गोरी अल्पसंख्यक सरकार के खिलाफ दशकों तक, सालों साल लड़ना पड़ा, सिर्फ इसलिए कि उन्हें बराबरी के नागरिक अधिकार मिल सकें। सोचिए, 1990 के दशक तक वहाँ पृथक्करण यानी अपार्थाइड के कानून थे। हाँ, मैंने पढ़ा है इसके बारे में। बसें अलग, स्कूल अलग, अस्पताल अलग, सब कुछ नस्ल के आधार पर बंटा हुआ था। तो ये दिखाता है कि नागरिकता का न होना या उसमें भेदभाव होना कितना बड़ा अन्याय हो सकता है। इसी तरह अमेरिका में देखिए, मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने नस्लीय भेदभाव के खिलाफ कितना बड़ा आंदोलन चलाया था। और ये संघर्ष तो, जैसा आपने कहा, आज भी खत्म नहीं हुए हैं। किताब में भारत में महिला आंदोलन और दलित आंदोलन का भी जिक्र आता है। हाँ, जरूर। ये समूह भी तो लगातार अपने अधिकारों के लिए, समाज में बराबरी के दर्जे के लिए आवाज उठा रहे हैं, ताकि उनकी जरूरतों पर ध्यान दिया जाए, उनके हक में नीतियां बने। इसमें एक और बात है जोड़ने वाली। नागरिकता सिर्फ सरकार और व्यक्ति का रिश्ता नहीं है। अच्छा। हाँ, ये नागरिकों का आपस का रिश्ता भी है। मतलब एक दूसरे के प्रति, समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं। ये सिर्फ कानून मानना भर नहीं है, बल्कि एक समुदाय के तौर पर साथ रहने, एक दूसरे की जरूरत में काम आने और देश के जो संसाधन हैं उनको संभालने का एक नैतिक दायित्व भी इसमें शामिल है। चलिए, अब इस पूर्ण और समान सदस्यता वाले विचार की चुनौतियों पर आते हैं। किताब में एक बड़ी दिलचस्प मिसाल दी गई है, एक खचाखच भरी हुई बस या ट्रेन के डिब्बे की। हाँ, वो काफी रोचक है। कि जो लोग बड़ी मुश्किल से धक्का मुक्की करके अंदर घुस पाए हैं, वही थोड़ी देर में दूसरों को बाहर रखने की कोशिश करने लगते हैं।
एक अंदर वाले और बाहर वाले का भेद सा पैदा हो जाता है। और ये जो मानसिकता है ना, ये सिर्फ बस या ट्रेन तक ही सीमित नहीं रहती। कई बार ये शहरों में, राज्यों में या फिर पूरे देश के स्तर पे भी दिखने लगती है। जब नौकरियां कम हो या पानी की किल्लत हो या स्कूलों में जगह कम हो, ऐसी चीजें जब कम होती हैं, तो बाहरी लोगों के आने पर रोक लगाने की मांग उठने लगती है, भले ही वो हमारे ही देश के नागरिक क्यों ना हो। ये जो नारा कभी कभी सुनने में आता है, मुंबई मुंबईकरों के लिए, वो इसी भावना से उपजता है। तो यहीं पर यह सवाल उठता है कि पूर्ण और समान सदस्यता का मतलब क्या सिर्फ कागज पर लिखा हुआ है? क्या देश के हर नागरिक को, चाहे वो कहीं से भी आया हो, कहीं भी रहने, पढ़ने या काम करने का बराबर हक नहीं होना चाहिए, चाहे वो अमीर हो या गरीब? हाँ, या कंस्ट्रक्शन के काम में तो देश भर के मजदूर लगे होते हैं, लेकिन फिर भी अक्सर स्थानीय लोग इसका विरोध करते दिखते हैं। नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए या जो स्थानीय भाषा जानता हो उसे पहले मौका मिले, ऐसी मांगे उठती हैं। हाँ, ये होता है। और कभी-कभी तो ये विरोध हिंसक भी हो जाता है। बिल्कुल। भारत के लगभग हर हिस्से ने ऐसे तनाव देखे ही हैं। पर क्या ये विरोध हमेशा गलत ही होते हैं? ये सवाल थोड़ा पेचीदा है। जब हम सुनते हैं कि विदेश में भारतीय कामगारों के साथ कुछ बुरा बर्ताव हुआ, तो हमें बहुत गुस्सा आता है ना? हाँ, बिल्कुल। हम मानते हैं कि भाई जो हुनरमंद लोग हैं उन्हें कहीं भी जाकर काम करने का हक होना चाहिए। लेकिन जब अपने ही इलाके में रोजगार कम हो और बाहर से लोग आकर उसमें हिस्सा बटाएं, तो जो स्थानीय लोग हैं उनकी चिंता भी एक हद तक समझी जा सकती है। यहाँ एक और बात है जिस पर गौर करना चाहिए। अक्सर जो पढ़े लिखे और कुशल प्रवासी होते हैं उनका तो स्वागत होता है। हाँ। लेकिन जो गरीब और अकुशल मजदूर होते हैं उन्हें शक की निगाह से देखा जाता है। तो क्या पूर्ण और समान सदस्यता का मतलब ये नहीं कि एक गरीब मजदूर को भी देश में कहीं भी काम करने और बसने का उतना ही अधिकार है जितना किसी डॉक्टर या इंजीनियर को? ये बहुत अहम सवाल है। ये वो सवाल हैं जिन पर आज भी बहस जारी है। बिल्कुल। और जब ऐसे विवाद होते हैं तो लोकतंत्र में उनका हल बातचीत से, विचार विमर्श से निकालने की कोशिश होनी चाहिए, न कि हिंसा या जोर जबरदस्ती से। विरोध करने का अधिकार जरूरी है, लोकतंत्र का हिस्सा है, पर इससे दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। नागरिक अपने समूह बना सकते हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं, मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बात रखने के लिए, अदालतों में जा सकते हैं। ये प्रक्रिया धीमी हो सकती है, मुश्किल हो सकती है, पर शायद यही सही और लोकतांत्रिक तरीका है। अब एक और अहम पहलू पर आते हैं, समान अधिकार और अवसर, खासकर समाज के जो सबसे कमजोर तबके हैं उनके लिए। क्या पूर्ण और समान नागरिकता का मतलब ये भी है कि सरकार सभी को अमीर गरीब का भेद किए बिना कुछ बुनियादी सुविधाएं और एक न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी दे? इसके लिए किताब शहरी गरीबों की स्थिति को देखती है, जैसे झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग। हाँ, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है हमारे शहरों की। एक बड़ी आबादी ऐसी बस्तियों में रहती है। ये लोग शहर के लिए बहुत जरूरी काम करते हैं, साफ सफाई का काम, घरों में काम, मजदूरी, छोटा मोटा व्यापार, फेरी लगाना, अक्सर बहुत ही कम पैसों पर। बिल्कुल। फिर भी उन्हें अक्सर बोझ समझा जाता है। उन पर गंदगी फैलाने या अपराध करने के आरोप लगते रहते हैं। और उनकी बस्तियों में आप देखें तो पानी, सफाई, सुरक्षा जैसी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो भी ठीक से नहीं होती। लेकिन ये लोग भी तो नागरिक हैं, और जैसा आपने कहा वो अर्थव्यवस्था में अपना योगदान भी दे रहे हैं। अच्छी बात यह है कि अब धीरे धीरे उनकी स्थिति पर ध्यान दिया जा रहा है। हाँ, कुछ हद तक। सरकारें भी कुछ नीतियां बना रही हैं, जैसे फुटपाथी दुकानदारों को मान्यता देने की बात हुई, और झुग्गी बस्ती के लोग भी अब पहले से ज्यादा संगठित होकर अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं, अदालतों का दरवाजा खटखटा रहे हैं। इसमें ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम का जो मामला था, उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत महत्वपूर्ण था। कोर्ट ने कहा था कि जीने के अधिकार में आजीविका का अधिकार भी शामिल है। अच्छा। यानी अगर आप किसी को कहीं से हटा रहे हैं तो पहले उसके रहने का इंतजाम करना होगा, उसे बेसहारा नहीं छोड़ सकते। इसी तरह आदिवासी और वनवासी समुदाय हैं, उनकी तो पूरी जिंदगी और रोजगार ही जंगल और प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। लेकिन विकास परियोजनाओं के नाम पर अक्सर उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं, उन्हें उनकी जमीन से हटा दिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये समान अधिकार देना इतना सीधा और आसान काम नहीं है। अलग अलग समूहों की जरूरतें अलग अलग होती हैं। बिल्कुल। और कभी कभी एक समूह के अधिकार दूसरे समूह के हितों से टकरा भी सकते हैं। हाँ, यही बात है। समान अधिकार का मतलब ये कतई नहीं है कि सबके लिए एक ही जैसी नीति बना दी जाए, एक ही लाठी से सबको हाँक दिया जाए। अगर लक्ष्य सच में बराबरी लाना है
तो नीतियां बनाते समय अलग-अलग समूहों की जो खास जरूरतें हैं, उनकी जो विशिष्ट परिस्थितियां हैं, उनका ध्यान रखना ही होगा। एक समाजशास्त्री थे टीएच मार्शल। उन्होंने कहा था कि नागरिकता वो प्रतिष्ठा है, वो स्टेटस है जो समुदाय के पूर्ण सदस्यों को मिलती है, और इसमें नागरिक, राजनीतिक और सामाजिक अधिकार तीनों शामिल हैं। ये अधिकार व्यक्ति को इज्जत से जीने में मदद करते हैं और समाज में जो गैर बराबरी है उसे कम करने में सहायक होते हैं। यानी नागरिकता कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार बन गई और बस स्थिर हो गई। नहीं, बिल्कुल नहीं। समाज बदलता है, अर्थव्यवस्था बदलती है, तो उसके मायने भी बदलते रहते हैं। कानून तो सिर्फ एक शुरुआत है। उनकी व्याख्या, उनका मतलब लगातार विकसित होता रहता है। सभी नागरिकों के अधिकारों और उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाए, कोई पीछे न छूट जाए। अब आते हैं नागरिक और राष्ट्र के रिश्ते पर। ये जो राष्ट्र राज्य का विचार है, ये तो आधुनिक युग की देन है ना? हाँ, मुख्य रूप से फ्रांस की क्रांति ने शायद सबसे पहले ये दावा किया था कि सत्ता राजा या रानी के पास नहीं, बल्कि लोगों के पास है, और राष्ट्र अपने नागरिकों के प्रति जवाबदेह है। बिल्कुल, और राष्ट्र राज्य सिर्फ राजनीतिक सीमाओं का नाम नहीं है। ये अक्सर एक साझा संस्कृति, एक साझे इतिहास और एक साझी पहचान से भी जुड़ा होता है। हम अपनी राष्ट्रीय पहचान को कैसे महसूस करते हैं? अपने झंडे से, राष्ट्रगान से, अपनी भाषा से, या कुछ खास त्योहारों के जरिए। लेकिन मुश्किल ये है कि ज्यादातर देशों में तो अलग-अलग धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग एक साथ रहते हैं। तो फिर एक लोकतांत्रिक देश कैसे एक ऐसी राष्ट्रीय पहचान बनाए जिसमें सभी नागरिक खुद को शामिल महसूस कर सकें? ये कैसे मुमकिन हो? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, इसमें कोई शक नहीं। देश कोशिश तो करते हैं कि उनकी पहचान समावेशी हो, मतलब सबको लगे कि हाँ, ये मेरा देश है। पर अक्सर होता यह है कि जो बहुसंख्यक समुदाय होता है, उसकी संस्कृति या उसकी भाषा को ज्यादा अहमियत मिल जाती है। हाँ। और इससे जो अल्पसंख्यक समूह हैं, उनके लिए उस राष्ट्र से जुड़ना, उससे अपनी पहचान बनाना मुश्किल हो जाता है। किताब में फ्रांस का उदाहरण दिया गया है, जो खुद को धर्मनिरपेक्ष और समावेशी कहता है। वहाँ यूरोप के लोगों के साथ साथ उत्तरी अफ्रीका जैसे इलाकों से आए नागरिक भी अच्छी खासी संख्या में हैं। हाँ, हैं। लेकिन वहाँ राष्ट्रीय पहचान में फ्रांसीसी भाषा और संस्कृति पर बहुत ज्यादा जोर है, और सबसे ये उम्मीद की जाती है कि सार्वजनिक जीवन में, मतलब पब्लिक लाइफ में, वे इसी पहचान को अपनाएं। अब निजी जीवन में आप अपनी आस्था मान सकते हैं, अपना धर्म मान सकते हैं, पर क्या सार्वजनिक है और क्या निजी, ये तय करना ही कई बार मुश्किल हो जाता है। हाँ। जैसे वहाँ स्कूलों में सिख छात्रों की पगड़ी पर या मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर विवाद हुआ। हाँ, ये खबरों में था। उसे सार्वजनिक क्षेत्र में धार्मिक प्रतीक लाना माना गया। तो इससे पता चलता है कि राष्ट्रीय संस्कृति में घुलना मिलना कुछ समूहों के लिए ज्यादा आसान होता है और कुछ के लिए मुश्किल। नागरिकता देने के नियम भी तो हर देश में अलग-अलग हैं। हाँ, बिल्कुल अलग है। जर्मनी ने सालों तक तुर्की से मजदूरों को बुलाया, लेकिन उनके बच्चे जो वहीं जर्मनी में पैदा हुए और पले बड़े, उन्हें भी आसानी से नागरिकता नहीं दी गई। सही बात है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल है, जो धर्म को नागरिकता का एक मुख्य आधार मानता है। भारत ने आजादी के बाद खुद को एक धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य बनाने का रास्ता चुना। हाँ, ये हमारा संवैधानिक संकल्प था। आजादी की लड़ाई में भी कोशिश यही की गई थी कि अलग-अलग धर्म, क्षेत्र और संस्कृति के लोगों को एक साथ जोड़ा जाए। बंटवारे का इतना बड़ा दर्द झेलने के बावजूद संविधान बनाते समय ये पक्का निश्चय किया गया कि भारत एक समावेशी देश बनेगा, जहां सभी धर्मों और संस्कृतियों का बराबर सम्मान होगा। और हमारे संविधान ने इस विविधता को समेटने की वाकई बहुत कोशिश की है। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं, धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक, सबको बराबर नागरिकता देने का वादा किया गया। हाँ, प्रावधान तो हैं। किसी को अपनी भाषा या संस्कृति छोड़ने पर मजबूर नहीं किया जाता। दिल्ली में जो गणतंत्र दिवस की परेड होती है, वो भी तो एक तरह से इसी विविधता को दिखाने की एक कोशिश है। नागरिकता से जुड़े जो नियम हैं, वो संविधान में और संसद के बनाए कानूनों में दिए गए हैं। भारत में जन्म से नागरिकता मिल सकती है, वंश के आधार पर मिल सकती है, पंजीकरण से या फिर देशीकरण यानी नेचुरलाइजेशन से भी नागरिकता हासिल की जा सकती है। और साफ तौर पर कहा गया है कि धर्म, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर नागरिकता देने में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन इतने सारे प्रावधानों के बावजूद संघर्ष तो होते ही रहते हैं। जैसा हमने पहले भी बात की, महिला आंदोलन, दलित आंदोलन या फिर विकास के नाम पर विस्थापित हुए लोगों का संघर्ष, ये सब यही दिखाते हैं कि पूर्ण और समान नागरिकता का जो वादा है, वो अभी पूरी तरह हकीकत नहीं बन पाया है। हाँ, ये एक सतत प्रक्रिया है। भारत का अनुभव शायद यही बताता है
कि लोकतांत्रिक नागरिकता कोई ऐसी मंजिल नहीं है जिस पर हम पहुंच गए हैं, बल्कि ये एक सफर है जो लगातार जारी है। समाज बदलता है, नए नए मुद्दे सामने आते हैं और जो समूह हाशिए पर महसूस करते हैं वो अपनी नई मांगें रखते हैं। और लोकतंत्र की खूबी यही है कि इन मांगों पर, इन आवाज़ों पर खुले दिल से बात होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए। नागरिकता एक लगातार चलने वाली, विकसित होने वाली प्रक्रिया है। आखिर में आप बात करते हैं सार्वभौमिक नागरिकता या वैश्विक नागरिकता के विचार की। जब हम शरणार्थियों या अवैध प्रवासियों के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे जहन में युद्ध, अकाल या उत्पीड़न से भागे हुए लोगों की तस्वीरें आती हैं। सूडान से, फिलिस्तीन से, म्यांमार से। हाँ बिल्कुल, ये वो बदनसीब लोग हैं जिन्हें अपना देश छोड़ना पड़ा और कोई दूसरा देश उन्हें नागरिक के तौर पर अपनाने को तैयार नहीं है। वे राज्य विहीन हो जाते हैं, बिना किसी देश की नागरिकता के। कैंपों में रहने को मजबूर होते हैं या फिर अवैध रूप से कहीं छिपकर। उनके पास कोई अधिकार नहीं होते, कोई सुरक्षा नहीं होती। ये समस्या इतनी बड़ी हो चुकी है कि संयुक्त राष्ट्र को शरणार्थियों के लिए एक अलग संस्था UNHCR बनानी पड़ी है। ज्यादातर देश नागरिकता देने की अपनी शर्तें रखते हैं और अपनी सीमाओं को काफी सख्त रखते हैं। हाँ ये तो है। फिर भी लोग युद्ध से बचने के लिए या बेहतर भविष्य की तलाश में एक देश से दूसरे देश जाते ही हैं, अवैध रूप से भी जाते हैं। भारत ने भी समय समय पर उत्पीड़ित लोगों को शरण दी है, जैसे तिब्बत से दलाई लामा और उनके अनुयायियों को। हाँ दिया है। लेकिन पड़ोसी देशों से आने वाले बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो सालों साल बिना नागरिकता के यहाँ रहते हैं। ये स्थिति नागरिकता के उस मूल वादे पर ही सवाल उठाती है कि हर इंसान को एक पहचान और कुछ बुनियादी अधिकार मिलने चाहिए। जब राष्ट्र राज्य सब लोगों को सुरक्षा नहीं दे पा रहे, तो क्या नागरिकता ही एकमात्र समाधान है, या हमें किसी और तरह की पहचान, किसी और तरह की व्यवस्था के बारे में भी सोचना होगा? यहीं पर ये विश्व नागरिकता या ग्लोबल सिटीजनशिप का विचार आता है। हाँ। आज दुनिया कितनी आपस में जुड़ी हुई है। इंटरनेट, टीवी, मोबाइल फोन, इन्होंने हमें दुनिया के किसी भी कोने में होने वाली घटनाओं से तुरंत जोड़ दिया है। हाँ ये तो है। इंफॉर्मेशन फ्लो बहुत तेज है। हम कहीं दूर आई किसी आपदा या युद्ध की खबर देखकर दुखी होते हैं, हम मदद भेजना चाहते हैं। एशिया में जब सुनामी आई थी तो दुनिया भर से जो मदद उमड़ी थी, वो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। विश्व नागरिकता के जो समर्थक हैं वो यही कहते हैं कि हम अपनी राष्ट्रीय सीमाओं से परे भी एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं, एक मानवता का रिश्ता महसूस करते हैं। हमें इस भावना को और मजबूत करना चाहिए। शायद एक विश्व नागरिक होने का मतलब ही यही है कि हम पूरी मानवता के प्रति, दुनिया के किसी भी कोने में रहने वाले इंसान के प्रति एक जिम्मेदारी महसूस करें। इसका एक फायदा ये भी हो सकता है कि उन समस्याओं का हल निकालना आसान हो जाए जिनमें कई देशों को मिलकर काम करने की जरूरत पड़ती है। जैसे पर्यावरण का संकट है, या कोई बड़ी महामारी फैल जाए, या फिर ये जो शरणार्थियों की समस्या है, इसका कोई मानवीय हल खोजना। इन सब के लिए तो वैश्विक सहयोग चाहिए ही। ये भी याद रखना होगा कि हमने अभी देखा कि एक देश के अंदर भी बराबरी लाना कितना मुश्किल काम है। सामाजिक, आर्थिक असमानताएं कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। इन समस्याओं का हल तो आखिर में उसी देश की सरकार और वहां के लोगों को मिलकर ही निकालना होगा। इसलिए जो राष्ट्रीय नागरिकता है वो आज भी बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों को सबसे पहले अपने देश में पूर्ण और समान सदस्यता चाहिए। तो शायद रास्ता कहीं बीच का है। विश्व नागरिकता का विचार हमें ये याद दिलाता है कि हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हमारी किस्मत कहीं ना कहीं आपस में बंधी है। हाँ, कह सकते हैं। हमें अपनी राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी दुनिया के दूसरे हिस्सों के लोगों के प्रति संवेदनशील होना होगा, और जो वैश्विक चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए मिलकर काम करने को भी तैयार रहना होगा। तो इन सारी बातों का निचोड़ क्या निकलता है? हमने काफी कुछ चर्चा की। नागरिकता सिर्फ एक कानूनी दर्जा या पासपोर्ट भर नहीं है। नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। ये अधिकारों से जुड़ी है, जिम्मेदारियों से जुड़ी है, अपनेपन की एक भावना से जुड़ी है, और सबसे बढ़कर बराबरी और सम्मान के लिए जो लगातार संघर्ष चलता रहता है उससे जुड़ी है। और अब जैसे जैसे दुनिया और जुड़ रही है, ये हमारी राष्ट्रीय सीमाओं के पार जो रिश्ते हैं उनको पहचानने के बारे में भी है। खासकर जब हम विस्थापन और असमानता जैसी ऐसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं जो किसी सरहद को नहीं मानती। राष्ट्रीय नागरिकता महत्वपूर्ण बनी हुई है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शायद उसे दुनिया से जुड़े एक व्यापक नजरिए से देखने की, उससे जोड़ने की जरूरत है। श्रोताओं के लिए अंत में सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। दुनिया के सामने जो ये बड़े बड़े मुद्दे हैं, और खासकर जो राज्य विहीन लोग हैं, उनकी सुरक्षा करने में राष्ट्र राज्यों की जो सीमाएं हमें दिखती है, उसे देखते हुए क्या हमें अपनी सोच में, अपनी शिक्षा में, अपने रोजमर्रा के जीवन में वैश्विक नागरिकता की भावना को
और सक्रिय रूप से शामिल करने की ज़रूरत है? और अगर हाँ, तो असल ज़िंदगी में ये कैसा दिख सकता है? इस पर ज़रूर सोचिएगा।